सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों तो आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस सेट जो आई थी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जिसमें से हमने आप सभी के लिए 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है। और लास्ट में दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर करना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जानते हैं, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें अगर प्रयाग प्रशस्ति का, तो एक गुप्त वंश के शासक थे। क्या थे? गुप्त वंश के शासक थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या नाम था उनका? समुद्रगुप्त नाम था। तो समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे और उसका नाम क्या था? हरिसेन था। ठीक है, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना दोस्तों, बेसिकली ये हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया है। और इसमें आपके जो समुद्रगुप्त हैं इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में बतलाता है। अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति में, इसमें कुल कितनी पंक्तियां हो जाएंगी, तो इसमें कुल पंक्तियां हो जाएंगी दोस्तों, वो आपके कुल 33 पंक्तियां इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है? तो इसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग समुद्रगुप्त को जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? देखिए दोस्तों, जो स्वराज पार्टी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है दो व्यक्तियों द्वारा। पहला व्यक्ति कौन है? मोतीलाल नेहरू है, और दूसरा कौन है? तो चित्तरंजन दास जी हैं। यानी कि जो स्वराज पार्टी है ना, इसकी स्थापना होती है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन सी आर दास के द्वारा होती है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सी आर दास होते हैं। ठीक है, और इसके जो हमारे पास महासचिव हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू जानिए इसके महासचिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। देखिए, उस नहर का नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम होगा पनामा नहर, जो प्रशांत महासागर को क्या करता है? तो अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में तीन ऑप्शन ऐसा होगा जो सुमेलित होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखिए दोस्तों, भाखड़ा बांध जो है ना, बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है। जो भाखड़ा डैम है ना, ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये किस नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सतलज नदी पर स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें दोस्तों, ये कहाँ आपके पढ़ते हैं? गुजरात में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही ये आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे आपको, और कहाँ पे? राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी आपके सरदार सरोवर बांध, अ, हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश, तो सॉरी। देखिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध होंगे। और दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये जो आपके पास नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? टिहरी बांध। दोस्तों, टिहरी बांध जो है ना, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। लेकिन दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ होगा? उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। और हीराकुंड बांध कहाँ पे? उड़ीसा में है। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ये बातें यहाँ पे सही हो गई। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे वही क्या है? गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के ड्रेस के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो कम से कम यदि आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं भारत में, तो आपकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है,
यदि कोई 35 वर्ष का व्यक्ति है, वही भारत में उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये भारत का नागरिक भी होना चाहिए और इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसके पास अर्हताएं होनी चाहिए, तब जाके जब व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बन सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है इससे बातें, तो अनुच्छेद 66 में ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, जो मौलिक अधिकार है ना, ये भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दोस्तों मौलिक अधिकार की हम बात करें तो ये भाग किसमें है, तो ये भाग 3 में है और उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो 12 से 35 के बीच में ये मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी से क्या दिया गया है, तो आपातकाल जो है ना, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए आपातकाल। और फ्रांस से दोस्तों अगर हम बात करें, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिया गया है। साथ ही जापान की हम बात करें दोस्तों, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, दोस्तों प्रकाशिक तंतु जो होता है ना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है प्रकाशिक तंतु काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में जो हाइड्रोजन होती है, इसकी वृद्धि जो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन की वृद्धि को अपचयन के नाम से जाना जाता है। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो मनुष्य में जो यूरिया चक्र होता है दोस्तों, ये किस अंग में होता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये जो होता है हमारे पास यकृत यानी कि लीवर में यूरिया चक्र पाया जाता है। केंद्र सरकार ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों, यूनिवर्सिटी, वो कौन सा समक्का है और सरक्का है। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और झारखंड है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कि देखिए बी होता है, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिंग कहते हैं। उसी प्रकार जो स्नैक होता है ना, स्नैक यानी कि सांप, सांप के डंक को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे ए की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है। सी की कितनी, 3 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 90 90। यानी कि प्रत्येक के प्लेस वैल्यू कहाँ पे लिखा गया है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सेलेंस में। तो देखिए ई 5 होगा, पीछे भी 5 होगा, आगे 5 पीछे 5 ये हो सकता है, आगे 5 पीछे 5 सब हो सकता है। उस पर एक्स कितना होता है, एक्स 24 होता है ना। एक्स 24, तो एक्स 24 कहाँ पे, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। यानी कि ये दोनों बी और डी तो कभी जीवन में नहीं हो सकता है। उसके बाद C3 होता है, तो C3 कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, 5 भी है। यहाँ पर देखें दोस्तों किस नंबर पर, 1 2 3 4 5 छठे पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 पे एल कितना होता है, 12 है। और यहाँ पे दोस्तों एल कितना है, 14 है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विषम आकृति का चयन करने के लिए कह रहा है कि देखिए ये सो ये जो आप फिगर है ना, ये 2D फिगर है आपके पास, ये भी 2D फिगर है और ये भी 2D फिगर है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन सी में, तो ये क्या है, 3D फिगर है। और अंतर क्या है इसमें, तो ये 3D फिगर है, बाकी सभी 2D फिगर है, इसलिए अलग है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सीरीज का दे रखा है, इसमें आगे यहाँ पे कौन सी आने वाली है, देखिए देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, अब कितना आएगा, 13 आएगा। 13 किसी इसमें, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे n13x n13x यानी कि जो डिसाइड होगा वो अंतिम वाला होगा। देखिए W 23 होता है और y कितना होता है, 25, 23 2 25। ठीक है, यहाँ देखिए b कितना होता है, 2 होता है ना, तो 25 में 3 जोड़िए आप, y z a b हुआ ना। आप फिर देखिए बी में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 6 पर पहुंचेंगे, ऐप 6 होता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे 4 जोड़े, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो जब ये क्या बोलते हैं, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना, 11 होगा। और 11 क्या होता है, के होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है। देखिए डी का भाई जो है ना, वो कौन है, डी का भाई ए है। तो डी का भाई ए है, लेकिन डी कंफर्म नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, अभी तक कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि डी सी का पुत्र है और डी जो है वो सी का पुत्र है, यानी कि ये दोनों का पुत्र है कौन सा, मतलब कि माँ या पिता
अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये दोनों कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों पुत्र है, यानी कि पुरुष है। आगे बढ़ते हैं करके बी जो है ना सी का पिता है, और बी जो है वो क्या है, तो सी का पिता है। ठीक है, अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों भाई है और यदि माँ होगी ये, तो ये नाना हो जाएंगे, और यदि पिता होंगे ये, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये दादाजी होंगे। तो अब क्या है कि ए का बी से क्या संबंध है दोस्तों, तो ए का बी से, ए कौन है बी का, तो या तो यदि ये औरत होगी तो ये इसकी नातिन हो जाएगा, यदि ये पुरुष होगा तो इसका पोता हो जाएगा, यानी नाती और पोता दोनों में से कोई हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दोस्तों कि 3+5 - 2 = 4 है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे आप माइनस कर लेंगे, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस कर लेंगे, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या है कि अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। तो पहला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। अच्छों लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए, ये उतना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। बाकी कथन एक जो है यहाँ पे सही दे रखी है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक्स वाई का भाई है, और एक्स जो है ना वाई का क्या है, भाई है, और जेड वाई की माँ है, और जेड वाई की माँ, इसका मतलब दोनों की माँ हो गई जेड। तो वाई का एक्स एक्स से क्या संबंध है, तो ये भाई भाई होगा या बहन बहन होगी, लेकिन वाई के बारे में कंफर्म नहीं है कि वाई क्या है। ठीक है, तो कथन देख लेते हैं हम लोग कि जेड का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि जेड का एक केवल पुत्र है और पुत्री है, क्योंकि वाई कंफर्म नहीं है दोस्तों कि लड़की है कि लड़का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स भी का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। एक्स जो है ना वो भी का इकलौता पुत्र है, एक्स जो है वो भी का इकलौता पुत्र है। भी यहाँ पे पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जिसके 2 बच्चे हैं, ये भी कहना मुश्किल है, यानी कि दोनों हम इंडिविजुअली नहीं कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो डी हमारा होगा, ये या तो अकेला कथन एक या अकेला कथन दो यहाँ पे पर्याप्त है, दोनों मिलकर ये कथन जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो 18 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नीचे दी आकृति में कितने त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे इसको, इस आकृति को, इसमें जो आपके पास त्रिभुज हो जाएंगे टोटल आपके पास 19 त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। देखिए कोई भी रैकून जो है ना वो क्या है, लोमड़ी नहीं है, तो हम लोमड़ी बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोमड़ी डायना है और कुछ लोमड़ी क्या है दोस्तों, हाइना है, एच बना देते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ हाइना लोमड़ी है, कुछ हाइना लोमड़ी है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि कुछ हाइना लोमड़ी है ना दोस्तों, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोमड़ी रैकून है, कह रहे कुछ लोमड़ी जो है ना, ये लोमड़ी, ये क्या रैकून है क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। जब भी आपका कंडीशन बनेगा कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गलत हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कुछ रैकून डायना नहीं है, तो कुछ रैकून जो यहाँ पे है वो डायना है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो ये भी कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो केवल एक्शन जो है ना, निष्कर्ष 1 ही यहाँ पे सही हो रहे हैं। आगे प्रश्न कह रहे हैं कि मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो सोहन को दिए ना दोस्तों, सोहन मतलब क्या होता है, कर्ता ने क्रम को संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए हैं, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य दे रखा है, तो दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, तो भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है, ऑप्शन डी में यह कथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है। आह्वान का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। क्या होता है, विसर्जन होता है आह्वान का विलोम। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पारंगत या विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। मिर्सा किस शब्द का पर्याय होता है, तो दोस्तों मिर्सा की हम बात करेंगे तो इसका पर्याय होता है, किस शब्द का पर्याय होता है मिर्सा, तो वो दोस्तों मिथ्या का क्या होता है, पर्याय होता है मिर्सा। ताजमहल डैश का एक अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों ताजमहल जो है ना स्थापत्य कला का क्या है, एक अद्भुत नमूना है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दोस्तों तृण पकड़ना जो है ना मुहावरे जो है इसका अर्थ होता है शरण में जाना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे गद्यांश से आप पढ़ेंगे, इसका जवाब देंगे आप लोग। कह रहे हैं कि मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है, तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर परख कर विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, इसका सही जवाब होगा जीवन के प्रति तार्किक पद्धति का, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है, तो दोस्तों देखेंगे आप लोग तो ये तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि से
छंट रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनोनिम्स बताना है किसका डेट्रीमेंटल का। दोस्तों डेट्रीमेंटल का यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हार्मफुल। क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लिविड। दोस्तों लिविड का यहाँ पे क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका होगा फ्यूरियस। क्या होगा, फ्यूरियस। फॉर लॉन का दोस्तों यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है। फॉर लॉन का एंटोनिम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इलिटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनित दोस्तों, जनित का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, तो ये नादिर हो जाएगा। सेफ टू ड्रिंक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेफ टू ड्रिंक, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो पोर्टेबल होगा ऑप्शन सी में। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है, तो सिंटैक्स एरर को दोस्तों हम लोग किसके द्वारा निश्चित कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, हम लोग कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है इसे निश्चित कर सकते हैं। सी सी हैशटैग में से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी रखने के लिए करते हैं, तो दोस्तों फाइल सिस्टम वॉचर क्लास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप इसका डेसिमल जो है ना रूपांतरण क्या होगा, तो दोस्तों इसका डेसिमल रूपांतरण कितना हो जाएगा, 292 हो जाएगा। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां उपयुक्त होती है। यानी जब कॉपी करेंगे दोस्तों, तो कॉपी जो होगा वो कंट्रोल प्लस कितना होगा, सी होगा, और यदि आप पेस्ट करेंगे उस चीज को, तो कंट्रोल प्लस बी होगा, इससे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट बुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजियों का इस्तेमाल करते हैं, तो नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो दोस्तों सूचना कियोस्क इसके संबंध में सही हो जाएंगे। पहला कथन कह रहा है कि इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, ये बिल्कुल सही दे रखी है। आगे हम बढ़ते हैं, यह दूरस्थ नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल होता है, ये भी बात बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाला अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देता है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर इसमें देता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये होता है कौन सा, एनालिटिकल इंजन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना होगा, वो होता है कौन सा हमारे पास, डिजिटाइजर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कौन सा अच्छा वर्णन करता है, तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करते हैं, ये सही दे रखा है। और लेजर प्रिंटर उष्मा की मदद से कागज पर स्याही संकलित फ्यूज करता है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों वो कौन होता है जो जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है एड्रेस बाइंडिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, यानी कि 1 जीबी बराबर क्या होता है, आपको ये पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 1024 क्या होता है, एमबी होता है 1 जीबी बराबर। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा उदाहरण है, किसका उदाहरण होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण होता है, तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो दोस्तों ये होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का अच्छा उदाहरण होता है। डिस्क क्लीनअप टूल एक डैश यूटिलिटी है, तो डिस्क क्लीनअप टूल जो है ना, ये कौन सा यूटिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे यूटिलिटी हो जाएगी यहाँ पे। दोस्तों आपके पास एक सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर 91 जहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों हम लोग रेजिन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, किसका, रेजिन का। विद्युत तारों और केबल में इस्तेमाल किए जाने वाले संवहन सामग्री कौन सी होती है दोस्तों, तो वो जो होती है संवहन सामग्री, वो कौन सा होता है, तांबा यानी कि कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं प्रणाली से बोलते हैं कौन सा, रिंग मैन वितरण प्रणाली करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें क्या होती है, ओवर हेडेड होती है, क्या होती है, ओवर हेडेड होती है।
आप कोरोना प्रभाव से कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों? तो कोरोना प्रभाव को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि कंडक्टर और एसीएसआर कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके हम लोग कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति के उत्संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इसमें आप देखेंगे टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी कॉपर का, एल्युमिनियम का और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में इको मैनेजर का मुख्य भूमिका क्या होती है? दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में जो इको नय न माइजर होता है, इसका काम होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि फ्लू गैसों से उष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना, इसका यही काम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि गैस कूल्ड रिएक्टर जीसीआर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों मॉडरेटर के रूप में जो प्रयुक्त होता है इसमें वो होता है केबल ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये आपके पास एक सवाल दे रखे हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर होगा 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास फिर से सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपके 41 रुपये इसका आंसर आएगा। ठीक है, 41 रुपये इसका आंसर होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी को आप गुना कर दीजिएगा, 1000 से भागा कर दीजिएगा तो क्या होगा आपके पास, तो कुल आ जाएगा, जिसमें 35 पैसे से गुना कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपके पास, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे 41 नहीं 42 रुपये आएगा। कितना? 42 रुपये इसका आंसर आएगा। गियर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बोल क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों इसमें ग्लास बोल इसलिए लगाते हैं, उष्मा हानि को घटाने के लिए लगाते हैं। सामान्य परिस्थिति के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग कहते हैं इसे सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक लोड उत्पन्न होगा? तो दोस्तों क्या होगा, हॉट प्लेट से क्या होता है, सबसे अधिक बिजली उत्पन्न होगा। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ट्रिपिंग के लिए जो प्रयुक्त युक्ति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो युक्ति जो होती है आपको ध्यान रखना होगा, वो होती है चुंबकीय प्रकार की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गैस डिस्चार्ज लैंप यहाँ पे हो जाएंगे? तो वो होगी कौन सा, सोडियम वेपर लैंप जो है ये भी होगा, और उसमें हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ये भी होगा, और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ये भी होगा, यानी कि सभी यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु परिस्थित एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता की नियंत्रण करना शामिल होता है? तो इसमें होता है 1 नंबर और 4 नंबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है 1 और 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सा होता है फिर से हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वायु एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता का नियंत्रण करना शामिल होता है? ठीक है, तो इसमें शामिल क्या क्या हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे 3 नंबर होगा दोस्तों, 3 होगा। तो तापमान का होता है, शुद्धता का होता है, और सापेक्षिक आर्द्रता का होता है, और परिसंचरण सभी का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने आपको पहले बताया था वो गलत था। कैंडला किसकी इकाई होती है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। ताप दीप्ति दीपों के लिए फिलामेंट का टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो फिलामेंट और टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है क्या होता है? उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका उच्च होता है। यदि एकल परत विद्युत वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 है तो खांचो कितना होगा दोस्तों? तो 2 से भाग कर दीजिए, 12 हो जाएगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डैश की चौड़ाई से कम रखी जाती है। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई जो होती है किसकी चौड़ाई से कम रखते हैं हम लोग? तो पोल की चौड़ाई से हम लोग क्या करते हैं? कम रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें किस में होना चाहिए? तो लेप वाइंडिंग में 2 कंडक्टर का अंतर होना चाहिए। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवक संख्या का अनुपात दोस्तों क्या होता है? पोल पिच कहलाता है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर डैश पर प्रचलित हो सकती है। तो तुल्यकालिक मोटर जो होती है किस पे प्रचलित हो सकती है दोस्तों? ये लेगिंग पर, लीडिंग पर और यूनिटी पावर फैक्टर्स यानी पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणक पर क्या होती है? प्रचलित हो सकती है। ईएलसीबी का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब डैश हो। तो दोस्तों ईएलसीबी का जो विशेष उपयोग आपूर्ति को काटने में होता है जब डैश हो, मतलब जब डैश क्या हो? जब दोस्तों दोष युक्त स्थिति हो। एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत भाग बल की अवधि कितनी होगी? तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 20 मिली सेकेंड हो जाएगी। कितनी? 20 मिली सेकेंड यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अल्टरनेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो होता है? तो दोस्तों क्या होता है? एक्साइटर यानी कि उत्तेजक होता है। एक अल्टरनेटर का उपयोग
वोल्टेज विनियमन कम होता है जो जो जब लोड सर्किट में डैश होता है। तो जब लोड सर्किट में क्या होता है दोस्तों, तो घटा हुआ पावर फैक्टर होता है। ठीक है। बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति किसके भार कोण पर होती है। तो दोस्तों अधिकतम विकसित विकसित शक्ति जो होती है वो किसके भार कोण पर होती है आपको बतलाना है। तो ये होती है दोस्तों आपके पास 90 डिग्री पर होती है। मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वो चलने लगती है। इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों। इसका कारण हो सकता है कि खुला ओपन कैपेसिटर डैश मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो वो होता है कौन सा, संधारित्र चलित का जो होती है गुणक वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। छादित ध्रुव मोटर यानी कि शेडेड पोल मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों इसका उद्देश्य जो होता है वो आपको ध्यान रखना होगा, प्रोड्यूस रोटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि थ्री फेज स्क्वायर केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें जो कथन कौन सा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई कथन नहीं, सभी कथन यहाँ पे क्या है ना बिल्कुल सही दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थ्री फेज यहाँ पे सवाल है, आप लोग बनाइएगा इसको। बनाने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो 3450 वाट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विद्युतीय अंतरपासन अंतरलॉकिंग किस तरह से जुड़ता है। तो इंटरलॉकिंग जो जुड़ता है यहाँ पे वो स्टार्ट बटन के श्रृंखला में इंटरलॉकिंग यहाँ पे जुड़ जाता है। आमतौर पर थ्री फेज स्क्वायर केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूर्ण भार करंट जो होता है ये क्या होता है, निर्धारित एचपी का 1.5 गुना होता है। ये आपके पास सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 720 आरपीएम हो जाएगा। ये सवाल है फिर से, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर जो आपके पास होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की लो लोड में पलटन करने का प्रयोजन निम्नलिखित को घटाना होता है। तो किसको घटाना होता है दोस्तों, ये एडी करंट लॉस को घटाना होता है। किसी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पद होते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय पद जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी 0.02 ओम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर से आपके पास सवाल है 93 का, इसका आंसर ऑप्शन सी 5.5 एम्पियर यहाँ पे आप सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दिष्ट धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या होता है। तो दोस्तों इसका मुख्य दोष क्या हो जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन बी भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा कमी आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्लीट वायरिंग में क्रमानुगत 2 क्लिप्स के बीच अनुशंसित अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक फिर से सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे 97 का। तो दोस्तों इसका जो आपके पास आंसर आएगा 97 का, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वही आपका आंसर हो जाएगा। 98 कह रहा है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इंसुलेटिंग जो ऑयल होती है ये हम लोग करते हैं सर्फलिंग के साथ समन का माध्यम करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 99 फिर से आपके पास सवाल है, इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपके पास जो आंसर आएगा 12.5 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा 100 नंबर का, और ये प्रश्न हम आप सभी के लिए छोड़ेंगे। इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि आपको पता है दोस्तों तो इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।